जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन किशोर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम क्योंकि अभी आपने जाना होगा कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है चुनाव के लिए। तो आगे जाकर के चुनाव भी होने वाले उन 5 राज्यों में, और उसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि जैसे यूपी है वहाँ हो गया या अदर अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे लोग इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में, उस पार्टी से छोड़ करके उस पार्टी में जाने लग गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि दल बदल अधिनियम को आप जान लें कि क्या होता है दल बदल अधिनियम, किस तरीके से वो कार्य करता है, कब लाया गया, किनके द्वारा लाया गया, सारी चीज़ को हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो अब जानते हैं दल बदल अधिनियम। देखिए, दल बदल अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? दल बदल अधिनियम की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब 1952 में चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो उस समय मुख्य रूप से एक ही पार्टी थी जो सबसे मजबूत पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो अब कांग्रेस थी, और जिस समय संविधान बनाया गया था बिल्कुल शुरुआत में, तो उस समय ये तो माना गया था कि हाँ, चूंकि हम लोकतांत्रिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो कल के डेट में ये होगा कि अदर और भी पार्टीज बनेंगी। लेकिन ये नहीं सोचा गया था उस टाइम पे कि लोग पार्टीज को इतना ज्यादा जल्दी 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 चेंज करने लग जाएंगे। अब ये हुआ क्या कि जैसे शुरुआत में चुनाव हुई, बाद में जाकर के और भी पार्टीज बनी, जैसे जनता पार्टी बनी, और भी बहुत सारे ऐसे पार्टी बनी। तो प्रॉब्लम क्या होने लग गया कि लोग इस पार्टी से छोड़ करके जहां जैसा बहुमत मिले उस पार्टी में चले जाएं, जो ज्यादा जीत रहा है उस पार्टी में चले जाए। तो प्रॉब्लम होते थे, स्टेबिलिटी नहीं रह जाती थी और हमेशा चुनाव का जरूरत पड़ जाता था। तो इस वजह से 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में, तो उस टाइम एक अमेंडमेंट लाया गया, और वो था 52वां संविधान संशोधन, यानी 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1985 में, और उसके द्वारा दल बदल अधिनियम लाया गया। और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। कुल 8 अनुसूची यानी 8 जो अनुसूचियां थी वो मूल संविधान में हमारे थे, 9वीं जोड़ी गई, और उसके बाद ये 10वीं जोड़ी गई एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम पे, यानी दल बदल अधिनियम के नाम पे ऐड की गई उसमें। ठीक है, तो ये, और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या हुआ। इसके अंदर ये तो 52वां संविधान संशोधन था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उस अनुसूची में सारा डिटेल दिया गया कि क्या क्या इस शेड्यूल में होगा। और उसके बाद इसके अंतर्गत 4 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत संशोधन किया गया, जैसे अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 200, 102, अनुच्छेद 190 यानी 190, और अनुच्छेद 191, 191। इन 4 संविधान अनुच्छेद में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ इसके अंतर्गत जो हम जानेंगे। इसके अंतर्गत यह हुआ कि जैसे कोई भी जो एमपी है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अगर किसी पार्टी को रिजाइन कर देते हैं और किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी जो सदस्यता है यानी मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया। तो ये प्रावधान जो था सिर्फ एमपी और एमएलए के लिए ही नहीं था, यह है तो एमपी और एमएलए के लिए ही है, लेकिन जो डायरेक्ट किसी पार्टी से आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था। इसके अलावा जो उसमें ऐड किया गया, दूसरा ऐड किया गया जो निर्दलीय पार्टी से आते हैं, कि अगर कोई निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ा है और निर्दलीय पार्टी से वो जीत जाता है, और जीतने के बाद में चाहे तो वो चेंज करना चाहे और वो चेंज कर ले, तो उसकी भी सदस्यता चल जाती है। अभी कुछ दिन पहले का एक एग्जाम्पल है, आपने भी सुना कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ये दोनों कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। चूंकि कन्हैया कुमार अभी कोई विधायक या कोई सांसद नहीं थे, तो वो आसानी से कांग्रेस में जाकर के ज्वाइन कर लिया उन्होंने। लेकिन जो जिग्नेश मेवानी हैं गुजरात के, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। वैसा उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के सब काम को करेंगे, और बाद में हम उन्हीं के टिकट पे चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन चूंकि तकनीकी कारण था दल बदल अधिनियम, और वो जीते हुए निर्दलीय विधायक हैं, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया कांग्रेस को। तो ये एक एग्जाम्पल है कि निर्दलीय भी इसको ज्वाइन, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उन पे भी दल बदल अधिनियम लग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आपके सवाल में आ सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में। उसके बाद मनोनीत सदस्य जो होते हैं, आपको भी पता है कि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर आप लोकसभा की बात करें
तो 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं अगर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो उनकी सदस्यता बनी रहती है, नहीं जाती है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो अगर कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी भी सदस्यता चली जाती है। ये 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। अगर आप और इसमें जानना चाहें तो ये तो हो गया कि 6 महीने के बाद। अब देखिए इसमें डिसीजन लेता कौन है। डिसीजन इसमें लेता है स्पीकर या फिर चेयरमैन। चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति वहाँ के पदेन सभापति होते हैं, और दूसरा स्पीकर जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ इन पे दल बदल अधिनियम लगेगा, इनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन ये जो उनके द्वारा लिया हुआ डिसीजन होता है वो डायरेक्ट वो स्वतः नहीं ले लेते हैं, उनके पास ये बात लाई जाती है और वो लाई जाती है हर पार्टी में एक मुख्य सचेतक होता है, एक व्हीप होता है, उनके द्वारा लाई जाती है। लेकिन जब निर्दलीय कोई होता है तो वो या मनोनीत होता है तो वहाँ पर वो स्वतः डिसीजन उनके विवेकाधीन पर डिपेंड करता है और वो खुद से वो डिसीजन ले लेते हैं उस जगह पे। जैसे अब एक तो हुआ कि क्या कारण रहा कि वो उन्होंने रिजाइन किया और दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरा क्या होता है कि अगर व्हीप का उल्लंघन किया। व्हीप क्या होता है कि हर पार्टी का एक लाइन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वोटिंग हो रहा है तो उसमें पार्टी ने कहा अपने मेंबर से कि आप इस चीज़ में वोट करो, और उसमें कोई एक मेंबर होता है जो उस पार्टी के खिलाफ जा करके वोट कर देता है, तो उसमें वो व्हिप जारी वो क्या करता है कि वो उसको जा करके स्पीकर को उसका व्हिप जो उसका सचेतक होता है वो बता देता है और फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो मतलब आप अपने पार्टी के डिसीजन के खिलाफ भी जाते हैं तो ये आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। ये जाकर के स्पीकर को बताया जाता है और स्पीकर फिर वो उस पर डिसीजन लेता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ और है कि किस पे नहीं लगता है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के अंदर में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। दूसरा कि अगर एक बार में किसी पार्टी के 2/3 मेंबर यानी 2/3 सदस्य जो हैं वो पार्टी को छोड़ करके और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। यह भी बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया कि ये ना लगे जैसे कोई एक पर्सन होगा वो अगर चेंज करता है तो समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा उसके साथ और वो खुद मतलब चाह रहा होगा कुछ लाभ के कारण वो उसको छोड़ करके किसी पार्टी में जा रहा होगा। लेकिन एक साथ अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी में चले जा रहे हैं मतलब आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है और इसको स्वीकार कर लिया जाता है कि वो जा करके किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जिसमें मैंने आपको फैक्ट बताए। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, अच्छे से अगर देख लेंगे तो दल बदल अधिनियम से संबंधित जो फैक्ट हैं वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अभी इसका मैं पार्ट 2 फिर से लाऊंगा और उस पार्ट 2 में मैं और भी डिटेल्स में जाऊंगा और इसके अंदर तक जाऊंगा, इसके तह तक जाऊंगा, इसके नकारात्मक सकारात्मक पक्ष को समझेंगे ताकि अगर कल के समय में आप किसी इसमें बैठ रहे हो, मेंस में बैठ रहे हो या फिर प्रीलिम्स में भी अगर कोई डीपली क्वेश्चन आता है तो आप उस वीडियो को देखिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका और फिर किसी तरीके से कोई भी पहलू से इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाए अगले वीडियो का आपके पास, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।